Okay, so we are discussing JEE Mains paper of 25th April morning shift. This was shift 1. The first question is given, which of the glycosidic linkage between galactose and glucose is present in lactose. तो आपको पता है lactose is beta D galactose and beta D glucose structure in which C1 of galactose and C4 of glucose is linked. Directly NCERT based question आप सीधे decide कर सकते हैं. So it becomes third option, right? स्ट्रक्चर रेफर करना है तो एक बार एनसीईआरटी देख लो. अपने देखो लैक्टोज का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से ही है. तो बीटा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी ग्लूकोज का C4, ये आपका देखिए C1 C4 लिंकेज है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में. योर आंसर इज 3 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. It's given according to the molecular orbitality the species among the following that does not exist is. तो does not exist के लिए क्या चेक करना पड़ता है? बॉन्ड ऑर्डर 0. आप सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और जिसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो जाएगा. तो आप अगर डायरेक्ट याद होगा आपको तो BE2 डज नॉट एग्जिस्ट होता है. तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर किसी को सॉल्व करके लिखना है तो आप सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 8 एंटी बॉन्डिंग में बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा. He2 माइनस लिखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अगर रिपोर्ट करेंगे तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट का केस होता है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो 3 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा. He2 प्लस चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 3 में से 2 बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे 0.5. और B2 अगर चेक करेंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन P2 हो गए 6 तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 4 एंटी बॉन्डिंग में बाई 2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर. और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो उसका मतलब सीधे सीधे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो जाता है. मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is given among it is association region type of question. An allotrope of oxygen is important intermediate in the formation of reducing smog. Gases such as oxides of nitrogen, sulfur present in the troposphere contributes in the formation of photochemical smog. तो ये आपको देखिए क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है वो है ओजोन. फोटोकेमिकल सब्सटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है वो क्या है? ओजोन. So an allotrope of oxygen is formed important intermediate in the formation of reducing smog. तो ये उल्टा हो गया. ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग जो होता है या जो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें ओजोन रिस्पॉन्सिबल होता है. रिड्यूसिंग स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. दूसरे केस में लिखा है गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. ये भी टेक्निकली फॉल्ट हो गया. उल्टा लिखा हुआ है. फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए बेसिकली ओजोन होता है जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग सब्सटेंसेस क्रिएट करता है जो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. तो उसके बेसिस पे अगर हम उसका आंसर मार्क करेंगे तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स आंसर हो जाएगा इसका. विल मार्क आंसर 2. और डिटेल रेफर करना है तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करनी है. यहाँ पे रिड्यूसिंग स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग दोनों गिवन है. तो देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था. तो अगर आपको डिटेल देखना है तो जो रिड्यूसिंग स्मॉग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. और फोटोकेमिकल स्मॉग अगर हम देखेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेज हैं वो देखो है हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. और इसके लिए जो ऑक्सीजन का सब्सटेंस इन्वॉल्व है वो है ओजोन. और ये तीनों रिएक्ट करने के बाद फाइनली बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन और PAN. ये 3 सब्सटेंसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है. Then comes question number 4. Question number 4 is given the French isotherm at the moderate pressure. The extent of absorption x by m is directly proportional to P par x. The value of x is हमारे पास फॉर्मूला देखिए आपको फ्रेंच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन पता है. इट इज x by m is equal to k p पावर 1 by n होता है. ठीक है. तो फॉर्मूले से बस डायरेक्टली मैच कराना है तो 1 by n आंसर हो जाएगा. तो वी कैन राइट फर्स्ट एज एन आंसर. ओके. Then comes question number 5. It's given the plots of radial distribution function for the variation of the orbitals of hydrogen atom against R are given below. आपको अलग अलग फंक्शन गिवन है.
द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल पूछा गया है। तो देखो अगर हमारे पास ऑर्बिटल 3s है तो आप इजीली बता सकते हैं 3s के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0। हमारा ऑर्बिटल 3s है, वी कैन राइट n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ रेडियल लोड अगर निकालेंगे n माइनस एल माइनस वन विच इज 3 माइनस 0 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ रेडियल लोड्स पता चल जाए 2। इसका मतलब जो भी प्लॉट होगा वो आंसर होगा जिसमें ग्राफ हमारा कम से कम एक्सेस को 2 बार टच कर रहा है और उसमें ओरिजिन को जो है हम लोग लोड काउंट नहीं करते हैं। समझ आ गई बात? तो आप ध्यान से देखो तो मैं रेडियल नोड मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक रेडियल नोड ये है और यहाँ पे देखिए ये 2 रेडियल नोड है। आते नहीं हो कि आते नहीं। आंसर जो है वो हमारे लिए डी मार्क कर देना है। समझ आ गया? तो डी के हिसाब से मतलब ऑप्शन 2। समझ आ गया आपको? सिर्फ रेडियल नोड गिन लेना था। और आपको पता है कि एस का प्लॉट जो होता है एस पी डी एफ, कोई भी प्लॉट चेक करेंगे अगर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाएंगे वो सब ओरिजिन से या जीरो से स्टार्ट होता है एंड न्यूक्लियस इज नॉट अ नोड, तो जीरो वाला को नोड काउंट नहीं करना होता है। तो पहले वाले में जीरो नोड बना हुआ है, दूसरे वाले में एक बना हुआ है, तीसरे वाले में जीरो बना है, चौथे वाले में 2 नोड बने और 2 रेडियल नोड बने। तो उसके बेसिस पे हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 2 फिट हो जाएगा। ओके, एंड कम्स क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ये तो 5 था ना। Yes, question number 6 now. 6, it is given the hybridization and the magnetic nature of MnCl6 minus and FeCl6 minus respectively. तो देखो आपको पहले दोनों सेंट्रल एटम मार्क कर लेने। पहले वाले केस में ये Mn2 प्लस है, Mn2 प्लस है तो उसका कॉन्फिगरेशन हो गया D5 और Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 बनेगा, बट 5 की वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका पैरामैग्नेटिक बनेगा। हाइब्रिडेशन मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस एंड सिमिलरली FeCN6 माइनस है तो Fe3 प्लस दिया हुआ है। Fe3 प्लस का कॉन्फिगरेशन भी D5 आ जाएगा, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और हाइब्रिडेशन D2sp3 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। और तो क्वेश्चन में दोनों में एक ही चीज़ पूछी गई है, तो आप दोनों में से कोई भी एक निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, बट अभी फिलहाल अगर पूरा सॉल्व करना है तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों पैरामैग्नेटिक आएंगे विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडेशन D2sp3 पैरामैग्नेटिक यानी कि ऑप्शन 3 मार्क करेंगे। ठीक है, समझ गए? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर मैग्नेटिक मोबिलिटी निकालना है तो √3 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। फ्यूचरिस्टिक एंगल से आप वो भी चेक कर सकते हैं। Then comes question number 7. 7 is given which of the following reaction will not give para amino azobenzene. तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन चेक करना है आपको। एक एक करके पहले सबके प्रोडक्ट लिख डालो। तो इसकी राइट द प्रोडक्ट्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो नाइट्रोबेंजीन का पहले SnHCl से रिएक्शन कराएंगे तो रिडक्शन हुआ NH2 बना। NH2 की रिएक्शन अगर हमने HNO2 से कराई तो डाइजोनियम सॉल्ट बना और डाइजोनियम सॉल्ट की अगर एनिलीन से रिएक्शन होगी तो आउटकम आ जाएगा C6H5 N डबल बॉन्ड N। एनिलीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लगा कपलिंग रिएक्शन एजो कपलिंग, स्टेप बाय स्टेप समझ गए? तो स्टेप्स आर दिस वन। इसके बाद अगर हम NaBH4 लेंगे तो NaBH4 विल नॉट रिड्यूस NO2। तो NaBH, अब आगे की रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे, NaBH4 से NO2 बनाएंगे, फिर बाद में देखो Na1 से रखते हैं तो फर्दर हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन पाएगा, तो एनिलीन के साथ ही पैरा अमाइनो एजोबेंजीन नहीं बन पाएगा। तो इस वोंट लीड टू आंसर। अगले वाले सवाल में डायरेक्टली क्लियर है, HNO2 ऐड किया तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और डाइजोनियम सॉल्ट की दोबारा एनिलीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बन जाएगा। तो दिस विल आल्सो गिव यू द आंसर। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से बी हो जाएगा। समझ आ गया? केस ऑफ ऑप्शन बी इट विल नॉट फॉर्म, सो विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन इट मस्ट बी थर्ड वन। क्लियर? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। A Lingam diagram is graphical representation of, लिंगम डायग्राम में हम लोग डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट बनाते हैं। तो बेसिकली जेई मेंस का क्वेश्चन है तो डेल्टा जी भी लिख सकते हैं, अगर और प्रिसाइजली लिखते हैं तो डेल्टा जी नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट बनाया जाता है लिंगम डायग्राम में, अगर आपको एक्जैक्ट आंसर चाहिए। बट जेई मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए आंसर आप लिख सकते हो। ये डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट लिख देंगे, आंसर 3 मार्क कर देंगे। अगर बहुत प्रिसाइजली लिखना है तो एक्चुअली में डेल्टा जी नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट होता है।
अगर एकदम प्रिसाइज लिखना है, अदरवाइज जो ऑप्शन है उसके बेसिस पे थर्ड आंसर लिखा जा सकता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। ये भी देखो एनसीईआरटी के फॉर्म से कॉपी किया गया है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मैंने पिछले पेपर में भी आपको ये चीज बताई थी अगर आपको याद है। तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन फॉलो करता है। तो इससे सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, टोल्यूइन फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गया ना? तो कैन गिव यू आंसर टू करेक्ट स्टैंडर्ड सवाल है एनसीईआरटी का। अगर आपने हाइड्रोकार्बन एल्केन में मेथड ऑफ ऑपरेशन एल्केन की प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में। एल्केन की प्रॉपर्टीज के टाइम पे देखते हैं, यहाँ पे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड NO2O3 यूज करेंगे। यहाँ पे और भी रीजन दिया सकते हैं, Cr2O3 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो इनसे सीधे एरोमेटाइजेशन होता है। तो दिस इज द रिएक्शन वी हैव फॉलोड। तो यहाँ पे सीधे टॉल्यूइन फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो देखिए CH3 CH2 CN है, तो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कराई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो स्टेप में लिखे देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में अगर हमने एसपीओ प्लस हाइड्रोलिसिस कराई CH3 CH2 CN, तो आप जानते हैं साइनाइड की एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस से ये बनता है CH3 CH2 COH। जब इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 COCl। और फिर देखो ये लिंडास कैटलिस्ट है, पैलेडियम BaSO4 हाइड्रोजन, तो ये रोजन रिडक्शन हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CHO। टिपिकली रोजन मोल रिडक्शन। अब देख लो, सबसे पहले साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराई तो कार्बोक्सिलिक एसिड, SOCl2 से रिएक्शन कराया तो CH3COCl, और CH3COCl बनने के बाद हमने इसमें रोजन मोल रिडक्शन कराना है, तो RCOCl से RCHO बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2CHO, रोजन मोल रिडक्शन। तो आंसर अपना सी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, देख लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is given, which statement is correct? Synthesis of BuNS needs nascent oxygen. BuNS is synthetic and linear thermosetting polymer, and BuN is natural polymer. उसमें आपसे आप करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्यूनाइन जो है वो, अच्छा एक और ऑप्शन है, ब्यूनाइन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है। फोर्थ ऑप्शन दिया नियोप्रीन इज एन एडिशनल कोपॉलीमर यूज्ड इन द प्लास्टिक बकेट फॉर्मेशन। तो नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर के लिए होता है, बट वो पॉलीमर नहीं होता, होमोपॉलीमर ही होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। और ब्यूना एस भी जो है वो स्टाइरिन 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का पॉलीमर है। तो सिंथेटिक पॉलीमर तो है, बट वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है, दैट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, ब्यूनाइन और ब्यूनाइस जो दोनों सिंथेटिक रबर की कैटेगरी है। नियोप्रीन इज आल्सो सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक पॉलीमर कैटेगरी में ही आएगा। और उससे हम लोग होमोमर से पॉलीमराइजेशन करा के सिंथेटिक रबर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हो गए। इनकरेक्ट का मतलब समझ गए ना, अगर करेक्शन लिखना है तो मैं लिखे देता हूँ। लीनियर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहाँ लिखा है ना, तो ये बेसिकली हमारी रबर की कैटेगरी आएगी। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, ये सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, और यहाँ पे को पॉलीमर की जगह होमोपॉलीमर हो गया। दिस इज द एरर, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12। In which of the following pair the outermost electronic configuration will be same? फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ। तो हम क्रोमियम प्लस का सबसे कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ना आराम से। क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा ऑर्गन, 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3d5। और मैग्नीज 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैग्नीज 2 प्लस विल बी अगेन ऑर्गन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये भी 3d5 हो जाएगा। तो यहीं से देखिए आंसर मैच कर गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। और तो अभी आप प्रैक्टिस साइड से सीखना चाहते हैं तो फिर सब लिख के देखो। If I write nickel 2 plus, so this will be organ 3d8. Copper plus, if I write, it is organ 3d10. Vanadium 2 plus, if I write, it is organ 3d3. Chromium plus, so पहले लिख दिया, it is organ 3d5. And if you write Fe2 plus, it will be organ 3d6. Cobalt plus, if you write,
It will be organ CD7 4s4. ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1. Then comes question number 13. 13 is given below the two elements. CuO2 can be used for the oxidation of aldehydes and ketones. And aqueous solution of EuSO4 is stronger reducing agent. अब ये देखिए typically F block का question हो गया. This is also again copied from NCERT book. यहाँ both statement 1 and 2 जो है वो correct हो जाएगा, क्योंकि दोनों correct statement लिखे गए. CuO2 का behavior जो है वो oxidizing agent बनने की तरह काम करता है, और EuSO4 जो है वो strong reducing agent होता है aqueous solution में. So both the statements correct. Is right answer C. ठीक है, रेफर करना है तो एनसीईआरटी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रेफर करिएगा, आपको एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट मिल जाएगी. तो लैंथेनाइट्स वाले सेगमेंट में अगर आप चेक करेंगे तो आप इजीली देख सकते हो. The formation of Ce4+ is favored by its noble gas configuration, but it is a strong oxidizing agent. EU2+ का देखेंगे तो EU2+ is strong reducing agent. ठीक, तो बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14. आइडेंटिफाई AB इन द केमिकल रिएक्शंस. सबसे पहले देखो हमारे पास एक ईथर है, उसकी रिएक्शन HCl से करा रहे हैं. ईथर की रिएक्शन अगर HCl से कराएंगे तो OCH3 से ग्रुप रिप्लेस करेगा, OH और CH3 फॉर्म लिखेंगे, तो जहाँ से कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे हम लोग. ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि हमारे पास HCl से रिएक्ट करने के लिए दो ग्रुप है, एक पाई बॉन्ड है और एक OCH3. OCH3 केस में तो देख लिया आपने, लीवेबिलिटी करेक्टर उतना बढ़िया नहीं काउंट कर रहे हैं, तो लोग HCl का एडिशन करा देंगे अक्रॉस डबल बॉन्ड. जब अक्रॉस डबल बॉन्ड करेंगे तो देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर H+ अपोजिट साइड पे लगेगा और Cl ऊपर आके ऐड होगा. तो आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर ए मार्क कर लिया होगा. स्ट्रक्चर ए आ जाएगा OCH2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे आएगा H और यहाँ आएगा Cl. ये आपका एडिशन हो गया. इसके बाद NaI ट्राइएसिटोन यूज कर लेंगे, तो ये टिपिकली SN2 रिएक्शन होगी, और जब SN2 रिएक्शन होगी तो Cl हट के आई लग जाएगा. तो अपना केस मार्क करेंगे तो दैट इज सिंपली SN2 रिएक्शन. NaI एसीटोन सिंपली SN2 रिएक्शन, तो इसमें और कोई चेंज नहीं होगा, तो Cl की जगह आई लग जाएगा. तो सॉल्व विल बी सेम. आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा दैट यू हैव आंसर 2. एक यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था कि ईथर पे क्यों नहीं HCl की रिएक्शन हुई, तो वो देखो हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन से भी हिंट है. हमारे किसी भी केस में OCH3 ग्रुप उसने डिस्टर्ब नहीं करा है, यानी अक्रॉस डबल बॉन्ड ही एडिशन कराना है. अदरवाइज रिएक्टिविटी में भी समझते हैं तो एल्कीन की रिएक्टिविटी ईथर से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि HCl के साथ मीडियम या टेम्परेचर या बाकी कंडीशन नहीं गिवन, तो थोड़ा सा क्लू मुश्किल था, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से आप आसानी से समझ सकते थे. OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐसी जैसे मैंने लिखी उसी तरफ रोटेट करेंगे, उल्टा रोटेट नहीं कर रहा है, तो इतना ध्यान रखना है. आप आसानी से आंसर दे पहुंच जाएंगे. ठीक है. Then comes question number 18. Question number 15. It's given complete combustion of 1.8 gram of an oxygen containing compound PHHYOZ gave 2.64 gram of CO2 and 1.08 gram of water. Percentage of oxygen the organic compound is. तो देखो इसमें फिर से आपको बेसिकली इक्वेशन ही लिखनी है, बस सीधे सीधे कंबशन की इक्वेशन लिख डालो सबसे पहले. तो कंबशन इक्वेशन है CHHYOZ प्लस इसका कंबशन अगर हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी आपको. You can form X moles of CO2 plus Y/2 moles of water. ठीक है. अब अगर टोटल ऑक्सीजन चेक करेंगे तो आ जाएगा X + Y/4 - Z/2. X + Y/4 - Z/2. इसको देख लीजिए तो ये अपना पूरा टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा. ठीक है. तो देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन बैलेंस करके लिखी हमने CHHYOZ plus X + Y/4 - Z/2 O2 gives X moles of CO2 and Y/2 moles of water. हमने CO2 और वाटर के मोल्स निकाले. तो अगर यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो X/Y की वैल्यू आपके सीधे सीधे 1:2 आ जाएगी. यस सर. X/Y की वैल्यू 1:2 आ जाएगी. तो इससे आपको इसका एक जनरल एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया. अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से देख सकते हो कि अगर हमारे पास 0.06 मोल हमने वाटर और 0.06 मोल्स ऑफ CO2 एंड 0.06 मोल्स ऑफ वाटर अगर मैं फॉर्म करें, आपको पता है
जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है, तो जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है, हम उसके बेसिस पे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या एम्पिरिकल फॉर्मूला से परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। आप सिंपली इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लो। यहाँ से देखिए हमने X2Y1 निकाला, फॉर्मूला लिखा CH2OZ। अब देखो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके 1.8 ग्राम से इसका 0.06 मोल फॉर्म किया हमने, और रेशियो से भी समझ में आ रहा है कि इसके 1 मोल से x मोल फॉर्म हो रहा है, और x की वैल्यू अगर हम 1 और y की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ 1.8 ग्राम का जो भी मोल आ रहा है वो एक्जैक्टली 0.06 मोल के इक्वल होगा। तो वहाँ से हमने सॉल्व करके z की वैल्यू 1 निकाल ली, तो इससे कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया CH2O। यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया, सॉल्व करके परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय आई थिंक 30, Yes, sir. 200। ये आपको सॉल्व So करना, 53.33. तो सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 53.33 से मैच कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 मार्क कर देना। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, अगर आप ध्यान से बात करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ PH3 इज x। अब देखो ये आपके पैकेज का स्टैंडर्ड सवाल है, अगर आपने पहले किया होगा तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x इज अज्यूमिंग नो साइनो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और KSP गिवन है और Ka वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो भी बता देता हूँ, अदरवाइज इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करवाया वो। तो स्टेप 1 इज कि पहले जो AgCN है उसका सॉलिबिलिटी लिखनी है, तो इट इज Ag प्लस CN माइनस। तो बफर सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो H प्लस और CN माइनस रिएक्ट करने के बाद HCN फॉर्म हो जाएगा। इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.2 इंटू 10 पावर माइनस 16 देंगे, इसके लिए 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 का 1 अपॉन हो गया, क्योंकि HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट है और ये मैंने उल्टी रिएक्शन लिखी हुई है। तो सॉलिबिलिटी यहाँ पे S और S अज्यूम करा, और pH आपको 3 दे रखा है, तो H प्लस कंसंट्रेशन तो 10 पावर माइनस 3 डिफॉल्ट हो गया। तो क्वेश्चन में सॉलिबिलिटी x गिवन है तो वही लिखते हैं, अगर इसकी सॉलिबिलिटी x गिवन है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। CN माइनस जो है वो x नहीं बचेगा, क्योंकि वो पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो ये x बन जाएगा, और ये कुछ भी y लिख लो टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब जब ये टेंडिंग टू 0 हो गया तो यहाँ पे भी x की जगह y लिख लो, तो आपके दो इक्वेशन बन जाएंगी। x इंटू वाई की वैल्यू 2.2 इंटू 10 पावर माइनस 16, दूसरी इक्वेशन में x अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3 y की वैल्यू 1 अपॉन 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x will come out to be 2.2 into 10 to the power minus 16 into 10 power minus 3 divided by 6.2 into 10 to the power minus 3। तो सॉल्व करिए, ये आपका आंसर है। यहाँ से देखो x की वैल्यू रूट ओवर 2.2 into 10 पावर 16 into 10 पावर 3 अपॉन 6.2 into 10 पावर 10 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली चेक कर लो, 10 पावर माइनस 5 में ऑर्डर आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है वैसा, मैं वही लिख के दे रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से इसका आंसर 4 आ जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी सिखाया हुआ है इसके क्वेश्चन में, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते थे, अंडर रूट ऑफ KSP अपॉन K इंटू PH वाली वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 10 ऑफ PH अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर भी देख सकते थे। तो किसी को सीधा फॉर्मूला आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। Then comes 17 question, which of the following equation despite the oxidizing depicts the oxidizing nature of H2O2। तो ऑक्सीडेशन नेचर का मतलब H2O2 का रिडक्शन होना चाहिए बेसिकली। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो कितना होता है, -1। वो केस कितना है जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है यार, ये वाला आंसर आ जाएगा सी वाला। H2O2 का अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखना है, इसका मतलब रिडक्शन प्रॉपर्टी देखिए, या यहाँ पे देखो ये -1 से 0 हुआ तो I माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया, तो आप इजीली बता सकते हो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2O2 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब इसका रिडक्शन होना चाहिए, और अगर रिडक्शन होना चाहिए तो इसका मतलब H2O2 का जो ऑक्सीजन स्टेट -1 है वो -2 देगा ना, तो ये तभी रिडक्शन काउंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6, its fragment BH3 behaves as a Lewis base, double लिखो, it's Lewis acid basically।
The two BHP bonds are not of same length. ये भी गड़बड़ हो गया, दोनों BHP बॉन्ड तो सेम लेंथ के होंगे, BH बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा। All BHP angles are 120 डिग्री, ये भी गड़बड़ हो गया, बॉन्ड एंगल 120 नहीं आता क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। Terminal BH bonds have lesser p character as compared to the bridge bond। ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। स्ट्रक्चर लिखे देता हूँ पहले एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी से आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो। B2S6 के 4 बॉन्ड तो ये होते हैं और ये ब्रिज बॉन्ड हो रहा होता है। ठीक है, जैसे आपका B2S6 का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो देखिए 97 है, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है, और तो टर्मिनल वाले बॉन्ड है वहाँ एंगल देखिए 120 है। तो वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, वहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा काउंट करेंगे, यानी कि पी कैरेक्टर कम काउंट करेंगे। समझा गया? यहाँ वाला एंगल ज़्यादा है और ये वाला एंगल कम है, तो जो टर्मिनल वाले BH बॉन्ड्स हैं उनमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पी कैरेक्टर कम आएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने का मतलब एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और एस कैरेक्टर या लेस पी कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो ये मोर एस कैरेक्टर का केस है तो ऑटोमेटिकली पी कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल समझ गए ना? एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो भी चलेगा। 97 डिग्री एंगल होता है ब्रिज वाले में और टर्मिनल वाले में 120 डिग्री एंगल। और जो हाइब्रिडेशन इसमें आप देखेंगे तो sp3 बन जाता है, तो परफेक्ट बॉन्ड एंगल नहीं होते क्योंकि बीच वाला बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड। Then comes question number 19, which of the following reaction will not form acetaldehyde? सारे केस में आपको एस्टल्डिहाइड फॉर्मेशन चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट वाला समझ में आ रहा होगा आपको। CrO3H2SO4 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा तो एसिटिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर तो देखिए CH3CHO बन गया। कॉपर से रिएक्शन होगी तो ये भी CH3CHO बनेगा। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड को कन्वर्ट करता है CHO को, लेकिन CrO3H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो विल फॉर्म एसिटिक एसिड। इसका आंसर मार्क करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Question number 20 is given compounds which will liberate CO2 when sodium bicarbonate। आपको पता है कि जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं देन कार्बोनिक एसिड्स वो ये सब परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 रिवॉल्व करानी है तो पी वाला ये काम कर देगा और सी वाला काम कर देगा। पिक्रिक एसिड है ये, पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और पिक्रिक एसिड के साथ ऐसा हो जाएगा तो दिस विल बी परफॉर्म बाय बी एंड सी। आंसर मार्क कर देंगे 1000। स्टैंडर्ड सवाल है तो ऐसे मुझे पता ही होगा। सिट्रिक एसिड और यदि रूल लिखना है तो स्ट्रॉन्गर एसिड एंड कार्बोनिक एसिड पर परफॉर्म दिस रिएक्शन। लॉजिक इसका ही है। लॉजिक लिखना है तो लिख लीजिए स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड CO2 NaCO। VOC का एसिड बेस रिएक्शन का सिंपल कांसेप्ट है। Then comes integer type of question या numerical type of question. Question number 1 now. It's given a tire tire is filled with the nitrogen gas at 35 psi at 27 degrees Celsius. It will burst if pressure exceeds 40 psi. The temperature in degrees Celsius, psi समझ रहे हैं ना, just pounds per square inch pressure की unit होती है। The temperature in degrees Celsius at which the car tires will burst is। तो अब देखो यहाँ पे हमें बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का केस लेना है ना। तो टायर के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस आ सकती है, बस उसके बाद अगर एक्सीड करेंगे तो बर्स्ट कर जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर 40 psi पहुंचेगा तो ये बर्स्ट कर जाएगा। तो हम मान के चलेंगे टायर का वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट है, तो P/T इक्वल टू कांस्टेंट के बेस से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। प्रेशर भाई टेम्परेचर का रेशियो चेंज कर देंगे तो P1/P2 इक्वल टू T1/T2 सॉल्व करो। यहाँ से T2 सॉल्व होकर आएगा 342.85 केल्विन अराउंड। Yes, sir.
रिपोर्ट करेंगे तो ये लगभग लगभग 68 9.8 समथिंग या 68 डिग्री सेल्सियस बनेगा। नियरेस्ट राउंड ऑफ करके रिपोर्ट करेंगे तो हम इसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नियरेस्ट राउंड ऑफ इंटीजर लिखें, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखा तो वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इट्स गिवन अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हैलाइड्स व्हिच इज आर इनर्ट फॉर हाइड्रोलिसिस। तो इनर्ट फॉर हाइड्रोलिसिस अगर चेक करेंगे तो SF6 आ जाएगा केवल, क्योंकि SF6 में फ्लोरीन की सराउंडिंग होने की वजह से फ्लोरीन ने स्टेरिकली क्राउडेड कर दिया सल्फर को, और फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है। तो अगर इनमें से देखना है तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बाकी PCl5 SiCl4 और PF2 है, हाइड्रोलिसिस वर्कआउट कर जाएगी, तो इसका आंसर 1 मार्क कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन AB plus AA plus BB gives CC and DD, the plot of log of K versus 1/T is given below. The temperature at which the rate constant of the reaction is 10 to the power minus 4 in the value। देखो आपको एक्सप्रेशन पहले पता होना चाहिए, तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है log of K is equal to log of A minus A upon 2.303। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होता है या सीधे सीधे K is equal to A e raised power minus EA by RT होता है। तो इसको अगर हम लॉग लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ऑफ के लॉग ऑफ ए माइनस ये अपॉन 2.303 RT हो जाता है। अब यहाँ से जो इस लाइन की स्लोप है उससे आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगा। एंड द रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 टू द पावर माइनस 5 एट 500 करना चाहिए इन्फॉर्मेशन और देना। तो टेम्परेचर के वेरिएशन वाली इक्वेशन लिख देनी है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग ऑफ K1 बाई K2 इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ से जो लाइन की स्लोप है माइनस ये अपॉन 2.303 यार, वो आपको डायरेक्टली पता चल गया कितना 10,000। तो सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ K1 बाई K2। तो K1 दिया है 10 टू द पावर माइनस 5, K2 हो गया 10 पावर माइनस 4 इसी के, ये वैल्यू अपने को दे रखी है 10,000 इंटू 1/T1 जो कि 500 केल्विन माइनस 1/T2 जो आपको सॉल्व करके लाना। लॉग 10 1 हो जाएगा, तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल के रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 को राउंड ऑफ करके लिख लीजिएगा, दैट कम्स आउट टू बी 526 केल्विन। ये आंसर हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर पे लिखें तो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7.4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO3 and some inert indicator was first titrated to N/10 HCl using phenolphthalein as an indicator. 17.5 ml of HCl was required at the endpoint. After this, methyl orange was added and titrated. 1.5 ml of same HCl was required for the next endpoint with percentage of Na2CO3। तो डबल इंडिकेटर का सवाल है, और मैंने आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए बोला था, मिली मोल से सॉल्व किया जाता है। तो हम NaOH का अगर A मिली मोल और Na2CO3 का B मिली मोल एज्यूम कर लें, तो जब हम फिनॉक्सिल इंडिकेटर यूज करेंगे तो NaOH तो पूरा न्यूट्रलाइज होगा और Na2CO3 हाफ न्यूट्रलाइज होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 17.5 इंटू 1/10। जब फर्दर टाइट्रेट करेंगे तो बचा हुआ Na2CO3 टाइट्रेट होगा, तो B इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1/10। यहाँ से देखो P की वैल्यू डायरेक्टली पता चलिए 0.15 वोल्ट, 0.15 मिली वोल्ट ना, वोल्ट से लेगा 3 मिली वोल्ट से यूज करेगा, तो 0.15 मिली बोला गया यहाँ से। तो वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 दिया, टोटल वेट 0.4 ग्राम दिया मैंने, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ Na2CO3 अगर लिखेंगे तो कम्स आउट टू बी 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 106, ये इसका टोटल मास होगा, डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100। सॉल्व करके नियरेस्ट इंटीजर आंसर रखेंगे। समझ गया ना कॉन्सेप्ट को पहले?
डी ऑल्सो ऑफ Na2CO3 वो हमने निकाल लिया, उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। मास को टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 3.975 आ जाएगी। सॉल्व करके नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखेंगे तो 4 विल बी द आंसर। Then comes question number 5. Basic medium CrO42 minus oxidizes S2O32 minus QSO42 minus and itself into CrOH4 minus the volume of 0.154 ml CrO42 minus required to react with 40 ml of 0.25 m H2O3 is दोनों के मिली इक्वल्स इक्वल कर देना बेसिकली। एन फैक्टर निकाल लोगे दोनों में। ये भी अपने पैकेज का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो CrO42 माइनस की रिएक्शन H2O32 माइनस से करा के SO42 माइनस और CrOH14 माइनस बना दो। यहाँ देखिए क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 कन्वर्ट हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +2 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम एन फैक्टर लिखेंगे, इसका एन फैक्टर आएगा 2 और दूसरे वाले का एन फैक्टर आएगा 8। अब अगर हम मिली इक्वलेंस इक्वल करेंगे तो 0.154 इंटू V इज इक्वल टू 40 इंटू 0.25 इंटू 8। यहाँ से सॉल्व करके V निकालिए तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू 173.16 आ जाएगी। नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो 173 आ जाएगा। ठीक है। Then comes question number 6. It's given the ionization enthalpy of Na plus formation from Na is 495.8 kJ per mole, while the electron gate enthalpy of Br is minus 325 kJ per mole. Given the lattice energy of NaBr is this, the energy of formation of NaBr ionic solid is, तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी दे रखी है और लेटेस्ट एनर्जी दे रखी है और NaBr का हमें फॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, तो सिंपली हैश को अप्लाई करना। अगर आप तीनों इक्वेशंस ठीक से लिखो तो समझ आ जाएगा। Na गैसियस से Na प्लस गैसियस बनाने की एनर्जी दे रखी है 495.8 kJ पर मोल। तो आज इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी ऑफ Br दे रखा है तो Br प्लस इलेक्ट्रॉन से Br माइनस बनाएगा, ये माइनस 325 kJ पर मोल। दूसरी इक्वेशन में Na प्लस प्लस Br माइनस कंबाइन होकर NaBr फॉर्म करता है। ये वैल्यू दे रखी है माइनस 728.4 kJ पर मोल। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑल्दो ये बहुत परफेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म के सब्सटेंस को बनाना होता है। तो एक्चुअली में हमें सोडियम सॉलिड प्लस हाफ ऑफ Br2 से बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन और बाकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से सॉल्व कर दो। उस रिएक्शन का जो डेल्टा एच लिखेंगे वो आएगा माइनस 728.4 माइनस 325 प्लस 495.8। ये सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है माइनस वही दिखता है। यहाँ से देखिए वैल्यू सॉल्व होकर आएगी माइनस 557.6। ऑल्दो आपको पता चलना चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr नहीं होगा क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सोडियम का सॉलिड फॉर्म लेना पड़ेगा और ब्रोमीन का लिक्विड फॉर्म लेना पड़ेगा, वो भी Br2 फॉर्म। तो उस एंगल से ये चीज़ परफेक्ट नहीं दी है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन दी अगर उसी से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू माइनस 557.6 आएगा। और अगर आपको इंटू 10 पावर -1 के फॉर्म में लिखना तो नियरेस्ट इंटीजर 5576 बन जाएगा। दैट इज योर आंसर। अगले केस में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारे पास एसिड है, उसका रेड हॉट ट्यूब और आयरन में हमने हीट कराया हुआ है सबसे पहले और उसका COHCl AlCl3 लिखा। पहली वाली रिएक्शन बर्फेलेट रिएक्शन होगी, इससे बेंजीन फॉर्म होगा और बेंजीन की रिएक्शन COHCl AlCl3 से कराएंगे तो ये आपकी वेटरमेंट पोस्ट सिंथेसिस होगी, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बेंजल्डिहाइड। समझ आ गया पहले आपको आंसर इस रिएक्शन का। पहले वाले स्टेप से हम लोग फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे तो उससे बनेगा बेंजीन, तो सेकेंड स्टेप फॉलो कर देंगे तो वो वेटरमेंट पोस्ट सिंथेसिस फॉलो होगी तो इट विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड।
इसमें पूछा है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो 6 बेंजीन वाले sp2 है और CHO वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो टोटल 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है। Then comes question number 8. It's given 1 molar aqueous solution of electrolyte A2B3 is 60% ionized. The boiling point of the solution at 1 atmosphere is rounded off to the nearest integer. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TB इज इक्वल टू I टाइम्स KB इंटू 1। ठीक है। A2B3 जो है हमारा वो 60% आयनाइज्ड है, तो अगर इसका हम वन टॉप फैक्टर लिखेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कितने जनरेट होंगे? 5। 3 यूनिट्स ऑफ A2 plus and 2 units of 2 units of A3 plus and 2 units of B2 minus 5 यूनिट जनरेट होगी, तो 1 plus Z minus 1 into अल्फा होता है, तो 1 plus Z minus 1 into अल्फा। तो वन टॉप फैक्टर सॉल्व हो के आ जाएगा 2.4। यहाँ से अगर हम डेल्टा TB कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.4 इंटू 0.52 इंटू 1। तो डेल्टा TB आ जाएगा, और उसमें पूछा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है और एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोगों ने सोल्यूशन है वो प्लस 373 कर देंगे। तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट आएगा 373 प्लस डेल्टा TB। तो सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो डेल्टा TB सॉल्व करोगे तो 1.768 आएगा। बॉइलिंग पॉइंट में 373 भी लिख सकते थे, 373.15 भी लिख सकते थे, वो उतना फर्क नहीं है क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में ही लिखना है। ये 374.768 आएगा, कोई 0.15 भी लेता तो ये 0.9 तक पहुंच जाता, बट राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट इंटीजर बने दैट विल बी 375। तो आगे कोई टेंशन की बात नहीं, 375 आंसर लिखिए। Then comes question number 9. It's given the reaction of cyanamide with oxygen was run in a bomb calorimeter and delta U was found to be this. The magnitude of delta H for this reaction. आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा mg/t। इस रिएक्शन का अगर डेल्टा mg लिखेंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 2 मोल गैस प्रोडक्ट बन रहा है और 3/2 मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट यूज हो रहा है। तो 2 माइनस 1.5 यानी 0.5 हो गया। अब डेल्टा एच की वैल्यू लिख दीजिए। डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है -742.24 प्लस डेल्टा एन की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर दे रखा है अपने को 298 इंटू 10⁻²। और कर देना फिर इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करके नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है। तो सॉल्व होने के बाद ये -741 बनेगा, तो राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड में तो 741 किलो जूल पर मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है। Then comes 10th question. Using the provided information in the following paper photograph, calculate the RF value of A। तो सबसे पहले आपको RF वैल्यू का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। RF वैल्यू का फॉर्मूला देखिए एनसीईआरटी में बीओसी वाले चैप्टर में दिया हुआ है, 11th के वॉल्यूम 2 में ये फॉर्मूला आपका हो गया। डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर्मूला कॉपी कर दिया उनसे, तो इसका फॉर्मूला भी अप्लाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी बेस लाइन है, यहाँ तक सॉल्वेंट क्या है और यहाँ तक सब्सटेंस क्या है। तो सब्सटेंस ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 2 सेंटीमीटर, सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 5 सेंटीमीटर। ये आपकी RF वैल्यू हो गई ए के लिए। बी के लिए निकालेंगे तो वही 4/5 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4। आपको इंटू 10⁻⁻1 के वैल्यू में लिखना है, तो आंसर अगर हम इसका इंटीजर में रिपोर्ट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 4। ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर।